सबसे पहले एज पर द डॉकेट हमारे पास जो आर्मी की डॉकेट आई 2RR आर्मी की डॉकेट आई, उसके मुताबिक एक एनकाउंटर 15/11/2021 को हैदरपुरा के उस बिल्डिंग में वहां पे हुआ और उस एनकाउंटर में सीआरपीएफ की क्यूएटी, हमारी श्रीनगर पुलिस की एसओजी और आर्मी 2RR की पार्टी उसमें शामिल हुई प्रॉपर तरीके से। और इनिशियली उस इन्वेस्टिगेशन को एसडीपीओ सदर ने फ्री एंड फेयर इन्वेस्टिगेशन के लिए वो ऑर्डर की कॉपी आपके रेफरेंस के लिए लाया हूं, आप प्लीज दिखाइए। इस ऑर्डर की कॉपी के तहत एसआईटी बनाई जाती है और एसआईटी इस केस को टेक ओवर करती है। नेक्स्ट, एसआईटी जब इस केस को टेक ओवर करती है उसके बाद सबसे पहले जो उस समय तक जो हमारे पास जो सीज्ड आइटम्स थे उसको हम लोगों ने लिया। लिंक में दिखाएं वो सीज्ड आइटम्स क्या थे। 2 पिस्टल्स और 4 मैगजीन्स, उसके अलावा बाकी बुलेट्स और तमाम चीजें ये इनिशियल जो साइट से मिली थी ये हमने सीज किया। नेक्स्ट, साइट की इंस्पेक्शन के लिए मैं खुद अपनी टीम के साथ गया। मैं आपको दिखाना चाहता हूं कुछ वीडियोस जो आपके साइट इंस्पेक्शन हुआ उसको सीन ऑफ क्राइम क्रिएट करने के लिए, सीन ऑफ ऑकरेंस क्रिएट करने के लिए आप दिखाएं प्लीज, लिंक को दिखाया जाए। साइट इंस्पेक्शन, ये वो बिल्डिंग है क्वेश्चंस में जो आप लोग जाकर देख चुके हैं। ये हैदरपुरा की तरफ जाता है सर्विस रूट और दूसरी तरफ बेमिना की तरफ जाता है। ये बीच में ये बिल्डिंग है। फर्स्ट फ्लोर पे 5 दुकानें हैं, ग्राउंड फ्लोर पे 5 दुकानें हैं। फर्स्ट फ्लोर पे जहां पे हमारी जो जानकारी थी कि फर्स्ट फ्लोर पे सिक्योरिटी फोर्सेस को जानकारी मिली थी कि एक एफटी और एक लोकल वहां पे लोकल टेररिस्ट उस बिल्डिंग में रहते हैं। ये हाईवे के बैंग ऑन हाईवे है ये बिल्डिंग। दूसरा वीडियो जहां पे बॉडी मिली, फॉरेन टेररिस्ट की बॉडी जिस लोकेशन पे मिली, ये लोकेशन में लाइन ग्राफ उसका बना रहा था। एग्जैक्ट जिसको मैंने अभी सर्किल में रखा है वो उसके सर के पास से जो बुलेट पास हुई थी, पीछे से उसकी एंट्री वुंड थी, वो वहां पे गिरी। अभी तक मैं हालांकि 2-3 दिन बाद गया लेकिन वहां पे ब्लड स्टेन क्लियर थे। नेक्स्ट, ये इनसाइड की बिल्डिंग के हैं जहां पे एंट्री पॉइंट पे 2 बॉडीज मिले थे। आप प्लीज लिंक दिखाएं, आपको देखना जरूरी है कि बॉडी किस तरीके से वहां पे मिली हुई थी। ये 2 बॉडीज हैं। जो गेट के नजदीक बॉडी है वो है लोकल टेररिस्ट आमिर का, और जो सीढ़ियों के पास बॉडी दिख रहा है वो है बिल्डिंग ऑनर अल्ताफ भट्ट साहब का। नेक्स्ट, साइट इंस्पेक्शन के बाद नेक्स्ट वाली स्लाइड पे आप आ जाए। साइट इंस्पेक्शन के बाद उस पूरे बिल्डिंग का लेआउट प्लान बनाया गया। लेआउट प्लान दिखाएं। अगर आप ऐसे देखना चाहें, ये बिल्डिंग की गेट आप जो मेन बिल्डिंग देख रहे हैं, ग्रीन उसकी एंट्री गेट है और वो रेड से ह्यूमन बॉडी दिखाया जा रहा है। वो तकरीबन 82-83 फीट वहां से दूर, यानी कि जो एफटी था वो बिल्डिंग से 83 फीट तक उन्होंने कवर, वो उस समय फायरिंग करते हुए और वहां तक निकलने में कामयाब रहा जब सिक्योरिटी फोर्सेस ने उसको रिटेलिएट किया। नेक्स्ट, ये फर्स्ट जो एंट्री ग्राउंड फ्लोर पे ही जो अभी आपने 2 बॉडीज देखी थी, ये बॉडी जहां पे कर्सर है ये बॉडी अल्ताफ भट्ट की है और हमारे दूसरी बॉडी लोकल टेररिस्ट जो आमिर मागरे है उसकी बॉडी यहाँ पे दिख रही है। उसके बाद वो जीना है, उस जीने से सीढ़ी से ऊपर की तरफ फर्स्ट फ्लोर पे कोई भी जा सकता है बिल्डिंग में जिसको जाना है। नेक्स्ट, फर्स्ट फ्लोर का लेआउट आपके सामने है। फर्स्ट फ्लोर के लेआउट पे पहले आते ही जब सीढ़ियों से चढ़ने में 2 टॉयलेट आते हैं, टॉयलेट 1 टॉयलेट 2 दिखाया गया है। उससे सटा हुआ एक रूम है, यहाँ पे आईटी सॉल्यूशंस की एक दुकान है। उसके अलावा जो बगल का रूम है, ये कमरा अल्ताफ भट्ट साहब का कमरा था जो उस पर बंद रखते थे, उसमें अपने कुछ हार्डवेयर की चीजें अपने उसको लॉक रखते थे। उसके बाद का जो कमरा है ये कमरा, इस कमरे को उन्होंने डॉक्टर मुदस्सिर गुल को दिया हुआ था, लेकिन इस कमरे में कुछ अभी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी चल रही थी। उन्हीं के किसी पार्टनर ने अपना कोई नया बिजनेस शुरू किया हुआ था। उसके बाद के कमरे में जिसमें आप देख रहे हैं सोफे लगे हुए, वो डॉक्टर मुदस्सिर गुल का अपना चैम्बर था जहां पे बैठते थे, उनका ऑफिस था। और उसी चैम्बर में एक छोटा सा चैम्बर और था जिसमें आमिर रहता था। और इनिशियली जब हम लोगों को फुटेज वगैरह जहां पे मिला है उसमें ये बिल्डिंग जो आमिर मागरे का कैमरा, आमिर मागरे का जो रूम है, इसी रूम में एफटी को हमने
सीसीटीवी फुटेज में देखा। उसके बाद सबसे साइड में एक कैमरा है, ये कॉल सेंटर यहाँ पे पाया गया, फुटेज में क्लियर कॉल सेंटर दिखता है। और इसमें 6 सेट जो केबिन्स बने हुए थे, जहां पे हम लोगों ने फिर आगे तफ्तीश उसके बाद शुरू की। नेक्स्ट, इसके बाद जब सीढ़ी से आप ऊपर जाते हैं तो एक एटीक है, एटीक में एक हॉल है, उसकी लंबाई चौड़ाई वगैरह हमने किया हुआ है, शॉर्ट में मैं बताऊं। उस एटीक के बीच में जो बॉडी दिख रही है वो डॉक्टर मुदस्सिर गुल की बॉडी वहां पे मिली। और उस एटीक के दोनों तरफ कुछ एक बड़ा कमरा बना हुआ था जिसमें बहुत सारे सामान, कपड़े और रहने का उसमें इंतजाम था। बाकी जो 3-4 चैम्बर्स थे उसमें कुछ पुराने सामान पड़े हुए थे, इवन एटीक में भी पुराने सामान पड़े हुए थे। नेक्स्ट, उसके बाद हमने जो लोकेशन से डीवीआर, फोन, सिम्स, आर्म्स, एम्युनिशन सब एफएसएल तो न्यू दिल्ली, किसी को चंडीगढ़ और किसी को श्रीनगर भेजा गया उसके फर्दर एनालिसिस के लिए। और जब वहां से हमें आईओ कॉपी मिली, आपके सामने मैं शेयर कर रहा हूं। इस बीच थोड़ा सा देर जरूर लगा, मैं ये दिखाना चाहता हूं। ये दिल्ली से जो हमारे पास आईओ कॉपी रिटर्न की गई है उसके बेस पे मैं आपके सामने मुखातिब हूं। और इसको लेने में हमें वेट करना पड़ा, अदरवाइज अगर हमारे पास पहले आता मैं शायद आपसे पहले ही मुखातिब होता। नेक्स्ट, उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट की कॉपी भी मैं आपके सामने इसमें लिंक पे मैंने रखा हुआ है, जो आपके लिए मैं दिखाऊंगा आगे। नेक्स्ट आ जाए। ये तमाम विटनेसेस और एविडेंसेस करने के बाद हम लोग कुछ अहम विटनेसेस को भी ढूंढ पाए जो उस पूरे वाकये के चश्मदीद गवाह थे। साथ ही साथ कुछ लिंकेजेस हमें बांडीपुरा तक ले गई और बांडीपुरा में भी कई हमारे विटनेसेस मिले जिन्होंने इस केस पे अहम प्रकाश सुराग डाला, उसको बताया। लेकिन पहले मैं शुरू करता हूं श्रीनगर में हमारे पास कौन कौन से विटनेसेस थे। सबसे पहले 14 नवंबर को शाम कोई 6 बजे का वक्त होगा जब हमारे जोनल एसपी के पीएसओस पे एक अटैक हुआ। उस अटैक में जो हमारे जवान जिसको गोली लगी और वो बच गए, और उसके साथ जो उसका साथी था जिसने उस एफटी को यानी फॉरेन टेररिस्ट को बड़ी क्लोज देखा था, उन्होंने सबसे पहले आइडेंटिफाई किया कि हैदरपुरा में जो मारा गया है वही वो फॉरेन टेररिस्ट था जिसने उसको टारगेट किया। क्लियरली उसने मैजिस्ट्रेट के सामने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद 3 ऐसे विटनेसेस जिसको हम लोग प्रोटेक्टेड विटनेस ए, प्रोटेक्टेड विटनेस बी और प्रोटेक्टेड विटनेस सी के तौर पे दिखा रहे हैं, वो तीनों उस बिल्डिंग से और उस लोकेलिटी से डॉक्टर मुदस्सिर गुल से काफी उनकी वाबस्तगी बहुत ज्यादा है और उन्होंने इस बात की तस्लीम किया है और उसका उन्होंने बयान भी दिया है कि उस बिल्डिंग में वही सेम वो व्यक्ति पिछले 1 महीनों से रहता था। उस बिल्डिंग में कभी घूमता हुआ कोई बाहर की तरफ आता था, कभी बातचीत वैसे शांत रहता था, फोन पे काफी बातचीत किया करता था और उसकी जबान ना तो कश्मीरी थी ना ही वो डोगरी बोल पाता था। वो उसके जबान जब इन्होंने सुना उसके बेस पे इन्होंने कहा कि कोई ये बाहर का होगा, फॉरेन उसका एंगल उसको लग रहा था। इन्होंने उस फॉरेन टेररिस्ट को कई बार डॉक्टर मुदस्सिर गुल की गाड़ी में भी देखा श्रीनगर में घूमते हुए, ये भी विटनेस हमारे पास है। उसके बाद इंडिपेंडेंट विटनेसेस जो उस समय ऑपरेशन के साइट पे अवेलेबल थे, उन्होंने इस बात की गवाही दी है कि पुलिस ने किसी तरह का कोई बदसलूकी हमारे साथ नहीं किया या कोई जोर जबरदस्ती नहीं की गई है। सबके ऑडियो वीडियो स्टेटमेंट्स हमारे पास दर्ज हैं। अभी हम बांडीपुरा लिंक पे चलेंगे। जब हमें आमिर मागरे का लिंक बांडीपुरा से मिला, फिर हम लोग बांडीपुरा की तरफ हमारी टीम गई जिसे मैं लीड कर रहा था। उसमें सबसे पहले जिसे हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रोटेक्टेड विटनेस 1 लिख रहे हैं, ये आमिर का बहुत ही क्लोज, बहुत ही खास था। मैं नाम डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा। इसने इस बात को तस्लीम किया कि 15 तारीख को ही सुबह कोई 10 सवा 10 बजे आमिर ने फोन पे एक फोटो भेजा था। वो फोटो में मैं आगे शेयर करूंगा। उस फोटो में आमिर अपने आप को एक पिस्टल के साथ रखे हुए है और फोटो उसके फोन पे। इसने पूछा कि ये क्यों भेजे, बोला कि मुझे भेजना नहीं था, जस्ट तुम्हें दिखाने के लिए मैंने भेजा। और उसके बाद हालांकि उसका चेहरा स्टिकर से ढका हुआ है, लेकिन जो हमारा विटनेस है
वो आमिर के इतना क्लोज है लंबे समय से, वो सीधे सीधे उसकी पहचान करता है कि ये आमिर ही है। विटनेस नंबर 2, जिसे प्रोटेक्टिव विटनेस नंबर 2 कहते हैं, इन्होंने इस बात की पहचान की है कि आमिर डॉक्टर मुदस्सिर गुल के यहाँ काम किया करता था। वो बताता रहता था कि मैं किसी डॉक्टर के यहाँ काम करता हूँ, मैं किसी डॉक्टर के यहाँ काम करता हूँ। साथ ही साथ उन्होंने ये बात कही कि इन पे आमिर प्रेशर डालता था कि बांडीपुरा में मुझे एक ऐसा घर दिलवाइए जो थोड़ा सेफ हो, सिक्योर हो। आमिर बांडीपुरा में एक घर भी ढूंढ रहा था जो सेफ हो और सिक्योर हो। विटनेस, प्रोटेक्टेड विटनेस नंबर 3, इन्होंने फॉरेन टेररिस्ट बिलाल भाई उर्फ सकलैन उर्फ छोटू उर्फ माज को आबिद और आजाद के साथ उसी घर में देखा था जिस घर में सितंबर 2021 में आबिद और आजाद मारे गए थे, और उन्होंने इसका बयान मजिस्ट्रेट के सामने भी देने की पेशकश की है, और वैसे तो पहचानते भी हैं, तो हमारे पोटेंशियल विटनेस हैं। उसके बाद आमिर के ही दोस्तों से जिन्होंने वहां पे पढ़ाई की थी उनके साथ उनका स्टेटमेंट लिया गया। उन्होंने कहा कि आमिर का व्यवहार जो अपने इंस्टीट्यूट में इनडिसिप्लिन बॉय की तरह हमेशा रहा, वो कभी भी समय पर छुट्टी से घर नहीं लौटा, टाइम पे जो वाबस्तगी वो जामिया रहीमिया दारुल उल रहीमिया जो देवबंद का एक स्कूल है वहां पे पढ़ाई किया करता था, वो आलिमियत की डिग्री लेने गया था। वहां के उसके दोस्तों ने आमिर के व्यवहार में काफी चेंज और वो थोड़ा सा केयरलेस जैसा लड़का होने की रिपोर्ट की। उनके टीचर से हमारी बात हुई, टीचर ने बताया कि हमेशा आमिर से उनकी लड़ाई होती रहती थी, झगड़ा। उनको कभी बोलते थे कि तुम उठो टाइम पे, नमाज से, कुछ ऐसी चीजें, उसको वो मानता नहीं था। इवन कि 2018 में एग्जाम देने के बाद उसने डिग्री लेना भी नहीं समझा कि आके डिग्री ले, और बिना बताए इंस्टीट्यूट से 2018 से आमिर गायब था। दोस्त ने एक बात और बहुत अच्छी बताई कि आमिर जब पहले रहता था तो वो सिगरेट विगरेट कुछ ऐसा नहीं पीता था फिर भी, लेकिन इस साल वो मिला 2-3 महीना पहले तो उसके व्यवहार में काफी चेंज आ गया था। सिगरेट विगरेट खूब पीना शुरू कर दिया था और कुछ बहुत बड़ी बड़ी बातें करता था, गाड़ी खरीदना है तो घर बनाना है, इस तरह की बातें किया करता था। तो उनके सारे दस्तावेज जो वहां पे पड़े हुए थे वो SIT ने वहां से लिया। एक चीज और अहम यहां पे पता चली कि आमिर बांडीपुरा और श्रीनगर के बीच फ्रीक्वेंट आता जाता रहता था, जो उसके CDR से भी क्लियर होता है। साथ ही साथ यह भी बात पता चली कि आमिर गुरेज भी जाता था। गुरेज वो रूट है जहां से हमारी बहुत सारी वहां पे एंट्री जो इन्फिल्ट्रेशन हुआ करता है। आमिर सूमो के साथ अपनी एक टीम के साथ गुरेज 2 बार विजिट किया है। अभी तक तो SIT को यह जानकारी मिली है। नेक्स्ट, अब इसके बाद जो हम DVR की कुछ CCTV फुटेज जिन्होंने हमें FSL से रिटर्न होने के बाद मुझे मिला है और जो मैं थोड़ा बहुत आपके साथ शेयर कर सकता हूं, हालांकि फुटेज का कवरेज बहुत ज्यादा, डाटा बहुत हाई है, फिर भी जो इंपॉर्टेंट है मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। सबसे पहले ऑपरेशनल, ये सबसे पहले हम नीचे दिखाएंगे, पहले उससे पहले जाइए। 14 नवंबर को जब आमिर लौटता है, 14 नवंबर को जमाल हट्टा में अटैक करने के बाद वो टेररिस्ट जब हैदरपुरा की बिल्डिंग में लौटता है, पहले वो फुटेज आप दिखाइए। आप लोग देखना चाहेंगे इस वीडियो फुटेज में 2-3 बार इसको दिखाइएगा। आप नीचे देखेंगे जहां पे AC का वो कंप्रेसर दिख रहा है, वहां पे 2 लोग वहां से एंट्री करते दिखाई देंगे 6:36 पे। आप फिर से जाइए, 6:36 पे जमाल हट्टा पे अटैक होने के बाद, जमाल हट्टा अटैक के बाद जो उनकी एंट्री को दिखाइए। आप पीछे जाइए अरशद साहब। जमाल हट्टा पे अटैक के बाद जो उनकी एंट्री होती है बिल्डिंग में, यहां पे आप देखेंगे ये एक वाइट, उसके बगल में एक और आदमी चल रहा है, नीचे ये दोनों एंट्री होती है। नेक्स्ट वीडियो दिखाएं। उसके तुरंत बाद आप टाइमलाइन में आप देखेंगे ये आमिर है जो आगे आता है रूम में, उसका पिट्ठू बैग लेकर अंदर जाता है, और ये सारे वेरीफाइड हैं, एक एक चेहरे विटनेसेस ने वेरीफाई किया है। और अभी इस दरवाजे पे आपको दिखेगा उनकी, हमारी FT की एंट्री दिखेगी। ये आपकी एंट्री, FT फॉरेन टेररिस्ट की एंट्री होती है। सेम ड्रेस जमाल हट्टा में भी इसी ड्रेस में इसको देखा गया था एक CCTV कैमरा के थ्रू। तो ये बिल्डिंग और ये चैम्बर
जो आपके सामने है ये डॉक्टर मुदस्सिर गुल का चैम्बर है और आमिर उसमें रहता था साइड में, और उसमें 14 की शाम को वो एफटी को खुद लेकर उस चैम्बर में आता है, उसका बेड वेड आगे लगाता है। अब इसी रात को 11:30 बजे वाले फुटेज में आपको दिखाऊंगा। नेक्स्ट, इसी बिल्डिंग में रात को तकरीबन 11:30 बजे आप ये 23:11 डीवीआर के मुताबिक 23:11 की टाइमिंग है। आप देखेंगे कि एफटी उठता है और कुछ देर के लिए वॉशरूम, मेरे ख्याल से वॉशरूम जा रहा है, लेकिन वॉशरूम से थोड़ी देर के लिए लौटेगा और कमर से कोई चीज निकाल कर रखता है। उसको 2-3 बार दिखाएं आपको पता चलेगा कि कमर से कोई मेटालिक चीज देख ये। और जब हमने उसको स्टिल किया तो उसके हाथ में प्रॉपर पिस्टल दिखती है जिसे वो ग्राउंड पर रखता है, यानी कि 14 तारीख को वो पिस्टल के साथ आमिर। अल्ताफ अहमद भट्ट जो बिल्डिंग के मालिक थे, अल्ताफ अहमद भट्ट की फैमिली को हम लोगों ने इनिशियल क्वेश्चन भेजा कि आप हमें उस बिल्डिंग में ये सारी एक्टिविटीज चल रही थी, कौन रेंट पे था, क्या रेंट डीड है, आपको कमर्शियल एक्टिविटी चलाने की कहां से परमिशन मिला है, अगर आपने रेंट डीड की है तो पुलिस का वेरिफिकेशन हुआ है या नहीं हुआ है, या फिर अगर आपने किसी से रेंट लेते थे तो किस चैनल से होता था। तो उसके जवाब में 1 या 2 ऐसे कागजात आए हैं जो इन्वेस्टिगेशन के क्वेश्चंस का जवाब नहीं दे पाते हैं। हमने इनिशियल दूसरा भी सेट ऑफ क्वेश्चन उनको फिर से बोला है कि कोई और भी उनके पास दस्तावेज हो। एज ऑफ नाउ डॉक्टर अल्ताफ भट्ट की फैमिली हमें ये प्रूव नहीं कर पाई है कि बिल्डिंग में कौन था, कौन रेंटर था, क्यों दिया, और उनकी ये जिम्मेदारी बनती है। एसआईटी के पास जैसे जैसे फैक्ट आएगा हम उस फैक्ट के बेस पे ही आपको बोलेंगे। हम उनके जवाब का और इंतजार कर, शायद वो उधर से और कोई जवाब दे दे, लेकिन ये उनकी जिम्मेदारी जरूर है। जो ग्राउंड फ्लोर पे 5 दुकान के साथ रहता है, उसकी बिल्डिंग के ऊपर कौन रहता है वो जाने, बताए, वेरीफाई करे, और अगर कोई रहता भी है तो लीगली रहे। ये तो चीजें अभी एसआईटी के सामने है जो मैं आपके सामने शेयर करता हूं। जी जी जी, बहुत बढ़िया। आपने एक वीडियो देखा जिसमें वो 5 बजे आर्मी की जो व्हीकल लगी है, फिर पुलिस की व्हीकल आती है। इनिशियली हमारे पास आमिर का फोटो नहीं था, हमारे पास एक फॉरेन टेररिस्ट, लोकल टेररिस्ट ये इनपुट था जो उस बिल्डिंग में फर्स्ट फ्लोर पे रहते हैं। इनिशियली ये हमारे पास जो सिक्योरिटी फोर्सेस ने या फिर जिनके पास गई थी जानकारी, उनको ये इंटेलिजेंस बताई गई थी। उस दौरान 5 बजे आमिर जब नीचे उतरता है और आर्मी की एक पार्टी उसको रोकती है, वो वहां बैठ जाता है, उससे उसका फोन मांगा जाता है, फोन उसके पास नहीं था। आर्मी की उस टीम का कहना है कि मुझे ऐसे भी शक गया कि ऐसा कैसे पॉसिबल है कि फोन उसके पास नहीं है, तो उसने उनको वहां पे बिठा लिया। लेकिन चूंकि वहां पे जब पुलिस की टीम आती है तो उसी बिल्डिंग के डॉक्टर मुदस्सिर गुल के पार्टनर में से जो हमारे एक विटनेस भी है वो वहां पे पहुंचते हैं। वो इस बात का वो बयान भी देते हैं, हाँ सर मैं पहुंचा, मैंने कहा कि अरे ये तो मैं पहचानता हूं, ये तो डॉक्टर मुदस्सिर गुल के साथ काम करता है और ये पानी वानी ले जाता है, इसका कोई ऐसा नहीं है, वो मेरी गारंटी है, आप इसको जहां जा रहे हैं जाने दीजिए। उनकी गारंटी पे और एसएचओ की पहचान पे उनको कुछ देर के लिए छोड़ा जाता है। अब आधे घंटे बाद तकरीबन 6 बजे तक जब पुलिस की एक पार्टी पहले सर्च कर लेती है बिल्डिंग को, उनको 2 कमरे बंद नजर आते हैं, आर्मी की पार्टी जाती है, वो सर्च करती है, 2 कमरे बंद नजर आते हैं। हुआ कि ये कमरा खोलेगा कौन, तो बात आई कि आमिर ने ही यही उस बिल्डिंग का केयर टेकर है, उसको बुलाया जाए। तो जिन हजरत के कहने पे उनको छोड़ा गया था वो वहीं पे थे, जो साइड में पब्लिक को रखा गया था। उन्होंने कहा कि मैं बुलाता हूं। वो जाकर क्लासिक हॉस्पिटल में जिस जगह पे, जिस लोकेशन पे बैठा था या इनके कोई जो नोन के साथ वो बैठा हुआ था, उसको उन्होंने कॉल किया, अगर तुम्हारे पास आमिर है तो उसको वापस भेजो। उन्होंने वापस भेज दिया। इस प्रकार फिर आमिर दोबारा वापस आता है और ये कहा जाता है कि तब तक हमारे पास आमिर की फोटो भी थी और तब तक हमारी जानकारी भी थी। हम लोगों ने उनसे फोन मांगा, वो बोलता है कि मेरा फोन बिल्डिंग के अंदर है, बिल्डिंग के अंदर है। फिर उससे पूछा जाता है कि आप बिल्डिंग में और कुछ है, वो पूरी तरह इस बात को बोलता है कि सर बिल्डिंग में कुछ नहीं है तो फोन दो। फिर जो बिल्डिंग के मालिक है डॉक्टर मुदस्सिर गुल वहां भी थे, उनसे भी पूछा जाता है बिल्डिंग में कोई है,
रेंट पे जिन्होंने रखा हुआ था। अल्ताफ साहब से पूछा जाता है, सब ने कहा बिल्डिंग में कोई नहीं है। आमिर को बोला गया फिर जाओ अपना फोन लेकर आओ। आमिर की अपनी बिल्डिंग में जाकर रूम में सर्च करते हुए वीडियो फुटेज भी है जो अभी इसमें शेयर नहीं किया गया है। उस सर्च करता है और दोबारा बिना फोन लिए वापस नीचे आता है। सिक्योरिटी फोर्सेस को बताता है कि हमारा फोन हो सकता है उन 2 कमरों में बंद हो जिन 2 कमरों में ताले लगे हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है कि इसके इस बयान पे हमने असरटेन किया कि ये किन के कमरे हैं। एक आईटी सॉल्यूशन का कमरा आता है, आईटी सॉल्यूशन करके एक लैपटॉप बनाने वाली कंपनी है, और एक बिल्डिंग ऑनर का कमरा है, उसमें अल्ताफ भट्ट साहब का कमरा है। तो सबसे पहले आईटी सॉल्यूशन वाले कहा जाता है कि तुम्हें इस बिल्डिंग में कहीं कोई सस्पिशियस कुछ ऐसा दिखता है? वो बोलता है कि नहीं। तो एज पर प्रोटोकॉल ये हमेशा जहां भी ऑपरेशन होता है, ये सिक्योरिटी फोर्सेस अगर बिल्डिंग में कोई भी सस्पिशियस एलिमेंट है, घर का पर्सन उसको डिक्लेयर करता है कि हाँ सर अंदर बिल्डिंग में सस्पिशियस एलिमेंट है। अगर नहीं डिक्लेयर करता है उसको दिखाना है। तो आईटी सॉल्यूशन ने पहले ऑफर किया कि सर मैं खोल के दिखा देता हूं। पहला बिल्डिंग में आईटी सॉल्यूशन वाला जाता है, अपना रूम खोलता है, दिखाता है, वापस आता है। लेकिन अभी भी डॉक्टर साहब ये मुदस्सिर गुल अल्ताफ भट्ट साहब का कमरा बंद था। वो चाबी उनके पास, ताला उनके पास था। और जो दूसरा, हालांकि उसमें ताला नहीं लगा हुआ था, डॉक्टर मुदस्सिर गुल के चैम्बर का, और दूसरा ये जो आपका कॉल सेंटर है। लेकिन डॉक्टर साहब ने, यानी डॉक्टर मुदस्सिर गुल ने बिल्डिंग मालिक के कहने पे वो वॉलंटियर किए, जब कुछ है ही नहीं सर तो मुझे दिखाने में क्या है। तो ये आमिर की कहानी थी। मेरा तो क्वेश्चन है कि अगर डॉक्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस सिर्फ हैदरपुरा से रिलेटेड है या अगर उसके बगैर भी कुछ नहीं हैदरपुरा रिलेटेड ये हैदर सर ने ही परमिट किया मुझे, हैदरपुरा। सेकंड क्लियर कीजिए फायरिंग का, कैसे अल्ताफ को हिमालय से बुला के आमिर और पाकिस्तानी आ रहे थे, वो बताइए। बिल्कुल, मैं इंसिडेंट को आगे कंटिन्यू करूं। मेरा क्वेश्चन है कि अगर डॉक्टर गुल 14 को मारा गया तो उसके जो फैमिली है वो क्यों फिर दूसरे दिन भी उनको सफर करना पड़ा, जबकि पुलिस के पास ऑलरेडी इंफॉर्मेशन थी कि डॉक्टर गुल मारा गया है एनकाउंटर में, तो फिर पुलिस ने क्यों डिक्लेयर उनको फिर दूसरे दिन भी घुमाया पुलिस ने, फिर पीसीआर में वहां लेके आए और उसके बाद फिर उनकी आइडेंटिफिकेशन हुई कि डॉक्टर गुल एक ओजीडब्ल्यू है, जबकि पुलिस की तरफ से पहला ये आया कि वो ओजीडब्ल्यू है। तो ये इसमें इतना टाइम क्यों लगा? अगर वो पहले से पुलिस ने ये अल्ताफ साहब की बॉडी के साथ उनको लिया गया था, तो पुलिस को इतना कंफर्म करने के लिए क्यों लगा कि उसमें डॉक्टर गुल भी मारा गया है या नहीं? सबसे पहले जब एनकाउंटर ब्रेकआउट होता है एज पर डीवीआर टाइमिंग 6:36 और कोई 1 से 1.5 मिनट तक गोली चलती है। उसके बाद 3 बॉडी 1 घंटे के बाद, 1.5 घंटे के बाद सर्च के बाद 3 बॉडी रिट्रीव करके पीसीआर भेज दी जाती है। लेकिन डॉक्टर मुदस्सिर गुल की बॉडी नहीं मिल पाती है। डॉक्टर मुदस्सिर गुल की बॉडी को असरटेन करने के लिए पहले बिल्डिंग को हम लोगों ने डॉग माउंटेड कैमरा से एक बार सर्च करवाया, और उसी डॉग माउंटेड कैमरा से पता चलता है कि उनकी बॉडी एटिक पे पड़ी हुई है, जिस लोकेशन पे ना तो अभी सिक्योरिटी फोर्सेस गई थी, ना हमारी फायरिंग वहां पे एक भी बुलेट की फायर, AK का कोई फायर ऐसा वहां पे गया नहीं था। तो उस बॉडी को नीचे लाने में, रिट्रीव करने में तकरीबन हमारे पास रात के 12 बज गए थे। उसके बाद फिर सर्च करके उसको वापस भेजा गया। इसकी वजह से डॉक्टर मुदस्सिर गुल की बॉडी को पीसीआर में भेजने में 2-3 घंटे का समय लग गया। लेकिन अगर आपका ये क्वेश्चन है कि बाद में उनको OGW हमने बताया, ये हमारा क्वेश्चन ये SIT के सामने कुछ फैक्ट्स हैं जो मैंने आपके सामने रखा है। ये वही चैम्बर है जो डॉक्टर मुदस्सिर गुल का चैम्बर है जिसमें वो बैठते हैं। उस चैम्बर में फॉरेन टेररिस्ट एक लोकल टेररिस्ट के साथ रहता है। तो उसको आप ही बताइए, जो वर्ड देना चाहेंगे वही है। हम सिर्फ सबूत आपके सामने रखते हैं कि उन्हीं के चैम्बर में वो फॉरेन टेररिस्ट पिस्टल के साथ पाया गया। सर कंफ्यूजन एक चाहिए, जो डॉक्टर मुदस्सिर अल्ताफ और ये डॉक्टर मुदस्सिर अल्ताफ और आमिर ये मरे कैसे? क्योंकि अभी तक तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये एग्जैक्ट मैं वहां से जब आपकी क्वेश्चंस का जवाब दे रहा था, मैं वहां से एक बार फिर से शुरू करता हूं। जो
डीवीआर हमारे पास अवेलेबल है, जो डीवीआर हमारे पास अवेलेबल है, सीसीटीवी फुटेज, उस फुटेज और मौके पे जो चश्मदीद और सिक्योरिटी फोर्सेस के जो बयान है, उसके बेस पे सबसे पहले 6 बजे के आसपास आमिर को भेजा गया कि भाई अपने रूम से अपना फोन लेकर वापस आ जाओ, ये पूछकर कि कोई है तो पहले बताओ। उसने बिल्कुल ही प्लीडेड इनोसेंस, कोई नहीं है, अगर है भी तो मुझे पता नहीं है, और सर इस बिल्डिंग में मैंने तो अभी तक मैं रहता हूं, मैंने किसी को देखा नहीं। जबकि उसको पता था, क्योंकि वो तो चलाता था और ऐसे अहम सुराग सबूत मिले हैं उन दोनों के साथ होने का, उसके बावजूद उसने झूठ बोला। और वो दिखाने के लिए कि अंदर कोई नहीं है, वो जाता है और थोड़ा सा सर्च करने का एक ड्रामा ही कहेंगे, या फिर सर्च करता है और वापस आता है कि मेरा फोन नहीं मिला। फर्स्ट फ्लोर से वापस आता है, कोई 2 से 3 मिनट का 2 मिनट के अंदर सर्च करता है, चूंकि सीढ़ी है, गया सर्च किया, वापस आ गया। 2 रूम पे बात आ गई कि 2 रूम बंद है। आईटी सॉल्यूशन वाले ने अपना रूम खोल दिया। अल्ताफ भट्ट साहब के रूम का चाबी अल्ताफ भट्ट साहब के थी, ही वॉलंटियर्ड। हमने उनको बोला कि क्या आपको भी कोई शक है? इन्हें भी बोला कि नहीं सर, इस बिल्डिंग में कोई ऐसा है ही नहीं, मैं चल के दिखाता हूं। उसने डॉक्टर गुल को बोला चलो यार। इन्होंने किसी तरह का कोई शक जाहिर नहीं किया कि बिल्डिंग में कोई हो भी सकता है, न इन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस से किसी तरह की मदद मांगी कि आप मुझे, हो सकता है कि सर इसमें हो, मुझे बीपी वगैरह पहना दीजिए, मुझे कुछ ये कर दीजिए, मुझे डर है कि हो सकता है कोई हो। इवन सिक्योरिटी फोर्सेस वहां कॉर्डन में बैठी हुई है, तब भी दे वर सो श्योर कि बिल्डिंग में कुछ नहीं है। दे वॉलंटियर्ड, अंदर की तरफ जाते हैं। आपने वो फुटेज देखा, 6:26 तक, यानी 6:25 पे कॉल सेंटर का गेट बंद हो जाता है। और वो हमारा लास्ट फुटेज है जिसमें डॉक्टर मुदस्सिर गुल और अल्ताफ भट्ट साहब साथ में दिखे हैं। 6:26 पे दरवाजा बंद होता है, लास्ट फुटेज, और 6:36 पे फॉरेन टेररिस्ट उस बिल्डिंग से भागता हुआ दिखा है, और जो आगे जाकर उसको गोली लगी है। 10 मिनट की क्या कहानी है। हालांकि अंदर किसी ने देखा नहीं, कोई चश्मदीद नहीं था, और कैमरे भी कमरे के अंदर थे, रूम के अंदर थे। लेकिन जो कहानी अभी हालात से, और जो हमने वहां पे जाकर वहां पे सर्वे करके देखा, वो आपके सामने ऐसे बनता है। आपने देखा कि मुदस्सिर गुल साहब का जो चश्मा है वो हाइड आउट के टेबल पे पड़ा हुआ था। इट मींस दरवाजा बंद होने के बाद डॉक्टर मुदस्सिर गुल, जिनको पता था कि इस बिल्डिंग में कोई है, वो उस हाइड आउट तक पहुंचते हैं, चश्मा खोलते हैं, वहां बैठते हैं। वहां पे एक पर्सन पहले से था, क्योंकि हाफ इटन फूड वहां पे रखा हुआ था। उनके बीच क्या तशद्दुद होती है, क्या बातचीत होती है, जब ऐसा लगता है कि उन दोनों के बीच कुछ तकरार हुई और फॉरेन टेररिस्ट को ये बाहर से आदेश आया कि इसी ने शायद ये ऑपरेशन करवाया हो। इस शक के बिना पे उसने सबसे पहले डॉक्टर मुदस्सिर गुल को एटीक में मारा। ये एफटी, अभी हमारी एसआईटी हालात के जो भी हमारे पास सबूत है उसके बेस पे ये बोल रही है, क्योंकि उनकी बॉडी एटीक के बीच में गिरी है। ऐसा भी नहीं है कि वो तैयार था, जैसे ही कोई गेट से आए उसको मार देगा, तब उनकी बॉडी गेट पे मिलनी चाहिए थी, या फिर वो हाइड आउट के अंदर बैठा हुआ है, हाइड आउट में ही मार दिया, नहीं था। वो बीच में, एटीक के लगभग बीच में उनकी बॉडी मिली है। इट मींस रूम से बाहर जाते हुए उनको टारगेट किया गया। और ठीक 6:35 माने डीवीआर के मुताबिक, और कुछ सेकंड के बाद हमने पहले 2 फायर एटीक से, सिक्योरिटी फोर्सेस के मुताबिक पहले 2 फायर एटीक में सुनाई दिए। ये वही फायर थे, पिस्टल फायर, क्योंकि उनके बॉडी के पास पिस्टल के ही बुलेट्स खोखे मिले थे। ये वही फायर थे जिसमें फॉरेन टेररिस्ट ने डॉक्टर मुदस्सिर गुल को टारगेट किया, मारा। उसके बाद वो नीचे आता है, या फिर आमिर और हमारे अल्ताफ साहब, अगर ये उसी बीच वाले फ्लोर पे हैं जो हमारे बिल्डिंग ऑनर हैं, तो आमिर चूंकि अभी तो एक्सपोज हो गया और उन्होंने फायर भी कर दिया, और ये टेररिस्ट आमिर के साथ डॉक्टर अल्ताफ भट्ट साहब को, बिल्डिंग ऑनर को ह्यूमन शील्ड बनाने की कोशिश करता है। वो कैसे प्रूव होता है? आपको मैंने एक वीडियो दिखाया जिसमें सीढ़ी के पास अल्ताफ भट्ट की बॉडी है, उसके आगे आमिर की बॉडी है, और एफटी की बॉडी वहां से आगे निकलकर
रोड के पास पड़ी हुई है, कोई 83 फीट दूर। अगर कोई 2 पर्सन एक जो ह्यूमन शील्ड लेकर आएगा तो पहला फायर करते हुए जब वो निकलने की कोशिश करते हैं, पहला फायर जिसको लगेगा वो वहीं गिर जाएगा। अल्ताफ भट्ट को पहला फायर लगा और वो वहीं पे गिर गया। इनिशियल फायर उन्होंने अपने ऊपर लिया, जिसकी वजह से सबसे पहले एफटी बाहर निकलने में कामयाब हुआ और आमिर भी कुछ आगे निकलने में कामयाब हुआ। एफटी आगे मारा गया, आमिर थोड़ा सा गेट से ही आगे मारा गया। ये बताता है, ये सीक्वेंस बताता है कि उन लोगों ने पहले डॉक्टर को ऊपर मारा और अल्ताफ भट्ट साहब को ह्यूमन शील्ड के तौर पे इस्तेमाल किया। आमिर के साथ पिस्टल मिला। आमिर बताइए। आमिर और एफटी दोनों के साथ में, मैंने आपको पहले ही सीजर चीजें जो दिखाई हैं उसमें पिस्टल मिला है दोनों के हाथ में। और रिपोर्टेडली ये पिस्टल गैंग था। बांडीपुरा में भी जो एक अटैक हुआ था वसीम वारी साहब के घर पे, वहां से ट्रेसेस शुरू होते हैं और इस एफटी का हाथ उसमें भी था पिस्टल किलिंग में। तो ये पिस्टल गैंग था और आमिर के पास भी उन्होंने हाथ में पिस्टल, जब वो अंदर गया उसने एक पिस्टल उसको भी ठम। ये हम लोग एसआईटी अभी तक ये इमेजिन कर पा रही है। प्लीज आपका ये मानना है कि जो अल्ताफ और बाकी जो लोग आमिर और मुदस्सिर जो है वो मिलिटेंट की गोली से मारे? जी। आपको ये बताएं कि जब पुलिस, आपको ये पता है? नहीं, फिर से बोले। अल्ताफ, मुदस्सिर और आमिर मिलिटेंट की गोली से आप कह रहे हैं ना? डॉक्टर मुदस्सिर गुल, जिसको अटीक पे मिलिटेंट ने ही, फॉरेन टेररिस्ट ने टारगेट किया और लाइन में जब नीचे वो लोग आते हैं फायर करते हुए एंट्री पे, डॉक्टर ये अल्ताफ भट्ट को अपना शील्ड बनाते हुए इनकी मौत क्रॉस फायरिंग में हुई है। पहली बात मुझे ये बताया, जब आपको ये पता है कि मिलिटेंट जो है वो अंदर है, जी, आपको लग रहा है नहीं पता नहीं, हम लोग को छिपाया है। सिविलियंस को जो है वो अलाउ करते हैं अंदर जाने के लिए, बनिस्बत आपकी ये है कि आप कह रहे हैं कि वो वॉलंटियरली जो है ऊपर चले गए। क्या कोई रिटन बॉन्ड है कि उन्होंने वॉलंटियरली जो है आपको? बिल्कुल। आपने जो क्वेश्चन पूछा, नहीं पहले इसका आपको सबको जवाब मिलेगा। सर आप बोल रहे हैं कि आमिर को क्लासिक हॉस्पिटल से वापस बुलाया गया, तब तक ये क्लियर हो चुका था कि आमिर भी मैं इनका जवाब दूं फिर आप आपका क्वेश्चन जवाब दूंगा। नेक्स्ट सवाल ये भी है, अगर आपको ये पता था कि आमिर जो है मिलिटेंट है, आपने उन्हें अरेस्ट क्यों नहीं किया? बिल्कुल। क्या ये किलिंग जस्टिफाई है? बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि ठीक है, अगर क्रॉस फायरिंग में मारा गया, आप कैसे इसको जस्टिफाई करते हैं? बिल्कुल। एसआईटी किसी चीज को जस्टिफाई करने के लिए बनाई नहीं गई है। एसआईटी बनाई गई है, जो गलत है उसको गलत कहा जाए, चाहे वो किसी के पार्ट पे गलत हो, और जो सही है उसे सही कहा जाए, चाहे वो कितना भी छुपा कर ना पेश करने की कोशिश करे। यहाँ पे मैं आपको क्लियर कर दूं, सिक्योरिटी फोर्सेस को ये बिल्कुल खबर नहीं है कि वो उस बिल्डिंग में मिलिटेंट है। अगर ये हमें पता होता तो हम उनके घर वालों से, मकान मालिक से, ऑनर से, सिक्योरिटी फोर्सेस क्यों पूछती कि आप बताओ इसमें बिल्डिंग में कोई है कि नहीं है। एटीक की तो कोई जानकारी ही नहीं थी। बिल्डिंग प्लान में सिक्योरिटी फोर्सेस का कहना है, जो स्टेटमेंट्स मेरे पास आए हैं उसमें यह कहना है कि फर्स्ट फ्लोर के एक चैम्बर की खबर थी। तो अगर हमें पता ही होता या हाउस ओनर ये बता ही देता सिक्योरिटी फोर्सेस को कि सर इसमें है, तो डेफिनेटली कोई भी किसी को अंदर भेजने की जरूरत नहीं थी। हमें बिल्कुल चाहिए, सिक्योरिटी फोर्सेस को ये खबर नहीं थी जनाब। नेक्स्ट आपने क्वेश्चन पूछा। मेरा सवाल जी। Government has also ordered a magisterial probe. जी। Will this not this SIT probe or the revelation you made circumvent that this magisterial probe? Number one. Number two, you are heading this operation. Is it prudent that you were made a head of the SIT as well? मैं ऑपरेशन एक नदीर साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट ने इंक्वायरी कंप्लीट करके 4 दिन पहले गवर्नमेंट को सबमिट कर दिया है। गवर्नमेंट ऑफ JNK यूटी ने डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को कल लेटर लिखा है कि ऑनरेबल कोर्ट को ये सबमिट किया जाए। गवर्नमेंट को रिपोर्ट और मिल चुका है। गवर्नमेंट ने एक्शन लेके डायरेक्शन दिया DC को, कल ही दे चुका है कि कोर्ट में सबमिट किया जाए। पूरा उसका प्रोसेस कंप्लीट हो गया, फिर हम लोग आपके साथ आए हैं। एक क्वेश्चन नजीर साहब ने कहा कि आप ऑपरेशन को हेड कर रहे थे, तो उसको ये बिल्कुल ही आपको जिसने भी बताया है कि ऑपरेशन को हेड कर रहे थे, तो आपको SIT इंचार्ज बता दिया गया है। मैं पूरे मीडिया फैटर्निटी को बताऊंगा कि ऑपरेशन को हेड वही करता है जो जिसका कॉर्डन होता है, जो मौके पे होता है।
मौके पे 3 टीम थी, 2 RR की टीम थी, वैली QAT CRPF थी और हमारी श्रीनगर पुलिस की SOG कंपोनेंट थी। और वहां पे जो सीनियर ऑफिसर होता है वो वहां पे उसको हेड करता है, ना कि कोई DIG और सीनियर रैंक ऑफिसर। ऐसा पॉसिबल नहीं है। बहुत शुक्रिया, आपने बताया। 2 चीजें आपने बताया। आपने इसके पोस्टमार्टम के बारे में बताया कि पोस्टमार्टम की रिपोर्ट ये है। पहली बात जो इलीगल है, जो आप हमें समझा है, क्या रात को पोस्टमार्टम करना कानूनी इज इट अलाउड, क्योंकि वो रात को दफनाए गए। और दूसरी बात जो आपने बताया कि SIT में तो वाज दिस ऑपरेशन नॉट बीइंग हेडेड और सुपरवाइज्ड बाय सीनियर ऑफिसर्स। अभी लेटेस्ट जो लीगल गाइडेंस है, ऑर्डर है, उसमें रात में ही पोस्टमार्टम होता है, ये लीगली है, ऑथराइज है। उसमें अगर लाइटिंग की व्यवस्था हॉस्पिटल में हो तो सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर किया है कि आप पोस्टमार्टम कर सकते हैं। और ओवरऑल अगर ऑपरेशन देखा जाए, जो ग्राउंड पे ऑपरेशन किया जाता है, सुपरविजन तो डेफिनेटली सीनियर ऑफिसर्स की होती है। इसका मतलब ये तो नहीं है ना कि ग्राउंड ऑफिसर्स को उसका क्रेडिट ना दिया जाए, जिन्होंने इतनी मेहनत करके एक फॉरेन टेररिस्ट, लोकल टेररिस्ट को मारा। सुपरविजन तो डेफिनेटली होता है। जैसे आप लोग रिपोर्ट बना रहे हैं, डेफिनेटली आपके हेडक्वार्टर का सुपरविजन है, लेकिन आप मेहनत कर रहे हैं, क्रेडिट तो आपको मिलेगा। लास्ट टाइम IG साहब ने बोला था कि ये जो अल्ताफ साहब को अगर गोली लगी है बड़ी वाली, क्योंकि उनके पास तो पिस्टल था, इफ द फायर इज फ्रॉम AK दैट मींस द बुलेट इज फ्रॉम पुलिस और सिक्योरिटी। जी जी जी, उस पे कुछ रिपोर्ट आई है, बैलिस्टिक रिपोर्ट, व्हाट डज इट से? जी जी जी, अल्ताफ भट्ट को जो बुलेट्स लगे हैं वो AK के भी फायर हैं, जो क्रॉस फायरिंग में वो गए हैं। मैं तो बोल रहा हूँ, उन्होंने ह्यूमन शील्ड के तौर पे टेररिस्ट ने उनको इस्तेमाल किया। मैंने आपको वीडियो दिखाया। बिल्कुल Sujit sir, जी। is police still considering other 3 except this FT as OGWs after this investigation, and what regulation police has made so far? आपने बहुत अच्छा एक वर्ड यूज किया, स्टिल। तो स्टिल में सबसे बेहतरीन मैं चीज आपके सामने कहूंगा कि केस इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल गोइंग ऑन। तो मेरे कंसिडरेशन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, फैक्ट से फर्क पड़ेगा। आई विल बी रियली ग्रेटफुल अगर आपके पास कोई ऐसा विटनेस है, कोई चीजें आ जाए तो स्टिल आई एम ओपन, SIT is still open। Sujit, I have a couple of questions. First is मेरे ख्याल से अभी मेरे पास 25 से 20 से 25 के बीच में विटनेसेस है। एग्जैक्ट काउंट में भूल गया। सिक्योरिटी फोर्सेस, सिविलियन, बांडीपुरा, श्रीनगर और सबको मिला दिया जाए तो 20 से ऊपर विटनेसेस हैं, जिसमें कम से कम 6 विटनेसेस का मजिस्ट्रेट के सामने बयान और आइडेंटिफिकेशन परेड भी हो चुका है। Sujit, I have a couple of questions. First is that you are saying that you were actually waiting for प्लीज सुनने दीजिए, प्लीज सुनने you were दीजिए। waiting for the keys rather than you didn't break the lock. You waited for the keys. Second, Amit was in the hospital for 30 minutes. First question, why didn't he run away when he knew that he was about to board? Second question is, as per eyewitnesses, they are saying कि अल्ताफ साहब को 3 बार ऊपर चढ़ाया था, 2 बार वो वापस आए, तीसरी बार he took along the मुदस्सिर with him, and third time he didn't come. Is it so? दोनों प्रश्न का जवाब मैं देता हूं। बिल्कुल, आमिर इसलिए नहीं भागा क्योंकि आमिर को जिसने उस स्पॉट से छुड़ाया था वो हमारे पास खड़ा था। मैंने आपको पहले बताया कि वो डॉक्टर मुदस्सिर गुल का क्लोज एसोसिएट था और वो हमारे पास खड़ा था। उसके कहने पे हमने उसको छोड़ा था। वो एग्जैक्ट बोला कि तुम कहां जा सकते हो, और उसके साथ एक आदमी भी था ताकि जब जरूरत पड़े वो बुला ले। एग्जैक्ट वही हुआ। जब हमें बुलाने की नौबत आई कि उनको बुलाया जाए, वो बुलाया, और वो पर्सन उस बिल्डिंग में काम करता था, वो कहां जाता, इसलिए आमिर वहां से नहीं गया। दूसरा क्वेश्चन आपका है, प्लीज, क्या दूसरा क्वेश्चन? That rather than breaking the lock, why did you wait for the keys? And second was Altaf Saab used tries to go upstairs. पहले 2 बार वो वापस आए। ओके, अल्ताफ साहब, मैंने भी ये बहुत सारी रिपोर्ट्स सुनी कि अल्ताफ साहब को 3 बार ले जाया गया, लेकिन माय फेलो जर्नलिस्ट, ये जो CCTV फुटेज जितनी बार मैंने देखी या जितनी बार अदालत इस फुटेज को देखेगी, कहीं भी अल्ताफ साहब को 3 बार ले जाना इस फुटेज में नहीं आता है। दूसरी बात, हाँ, सिविलियन 3-4 बार जरूर गए, जैसे कि एक बार आमिर FT IT सॉल्यूशन वाले एक बार गया, उसके बाद आमिर, अल्ताफ साहब और फिर मुदस्सिर भट्ट, डॉक्टर मुदस्सिर गुल, ये लोग एक साथ गए। तो सिविलियन 3-4 बार जरूर गए। और आप लोग इस बात को जरूर सोचिएगा कि सारे सिविलियन को हम लोगों ने एक शेड में, एक्साइड बुलेट के पास एक बड़ा सा हॉल था, वो अंदर रखा हुआ था। तो कोई आदमी बाहर भी निकलता था ना, उनको लगता था कि बिल्डिंग में ही गया है।
कोई रोड पे नहीं है, ये सीसीटीवी फुटेज दिख रहा है, जैसे देख रहा हो कि हाँ गया बिल्डिंग में गया अंदर आया, ऐसा कोई नहीं। जो भी एक सिविलियन थोड़ा सा बाहर भी आया उनको लगता था कि इनको अंदर ले जाया गया, जबकि सीसीटीवी फुटेज इस बात को सपोर्ट नहीं करती है। और रादर इस थर्ड आपके क्वेश्चन को हमने यानी जो सिक्योरिटी फोर्सेस वहां पे है उन्होंने की तोड़ने, ताला तोड़ने का ये क्यों नहीं किया? क्योंकि वहां पे ऑनर ने खुद वॉलेंटियर किया कि मेरे पास चाबी है, मैं खोल के दिखा दूंगा, कोई शक ही नहीं है, तो क्यों ताला तोड़े? डीजीपी साहब, मेरा आपसे एक सवाल है। आप बहुत पूछ लिया, दूसरे को करो। बाकी लोग आपने बहुत क्वेश्चन पूछ लिया। सवाल है कि सोपोर में 2020 में कोट एंड कोट कस्टोडियल डेथ हुई थी, ठीक है, अभी तक फैमिली को जो है पोस्टमार्टम भी नहीं दिया गया और उस इन्वेस्टिगेशन ये पीसी है हैदरपुरा एनकाउंटर से रिलेटेड। बाकी बात प्लीज आप अभी हैदरपुरा एनकाउंटर पे ही क्वेश्चन रखें और अभी मैं आपके सामने एज SIT इंचार्ज आपके सामने हूं। अगर आप इस क्वेश्चन से मुतमईन हैं फिर हम लोग इसको कंक्लूड करेंगे।